प्रिय छात्रों, हम लोग प्रीवियस क्लास जो एंशिएंट इंडिया का था उसमें वैदिक सिविलाइजेशन के संबंधित दो चीज़ों को पढ़ा था। एक जो था कि उसके सोर्स क्या थे, सोर्सों में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था कि उनका जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, जो लिटरेरी सोर्स था, उसको चूँकि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके थे इसलिए उसको हम लोगों ने माइनस किया था। और दूसरा कि आर्य कौन थे, हु वेयर आर्य, और कहाँ से आए थे। अब उसकी आगे की कड़ी है कि आर्य सभ्यता का विस्तार। पढ़ाने के क्रम में पहले ही बता दें कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इस पर वर्तमान समय में विवाद चल रहा है, और विवाद इस बात को लेकर के है कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो ये कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। अब ये एक नई परिपाटी चल रही, इतिहासकारों का एक नया वर्ग आ रहा है जो कह रहा है कि नहीं, आर्य मूल यहीं के निवासी थे, तो अभी वो स्थापित नहीं हुआ है। तो अभी यही मान करके चल रहे हैं हम लोग कि आर्य बाहर से भारत से आए थे भारत में, और उनका जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, मिडिल ईस्ट था। तो ऐसे परिवेश में ये स्वमेव ऑटोमेटिकली जो है वो एक क्वेश्चन बनता है कि फिर इनका विस्तार कैसे हो। यहाँ पर विस्तार या एक्सपेंशन का अर्थ ये है कि जब आर्य बाहर से आए तो आर्य का जो आगमन भारत में होता है वो अप्रवासी के रूप में होता है, यानी माइग्रेंट के रूप में होता है। और जब ये आए माइग्रेंट के रूप में तो इनका आगमन जो है वो विभिन्न दलों में हुआ। ठीक है, विभिन्न दलों में हुआ। और ये जो विभिन्न दल आए, कितने दल आए ये पता नहीं। आरंभ जो इनका हुआ वो इस अप्रवासन का, वो इसमें भी विवाद है, लेकिन सर्वमान्य मत है कि 1500 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और लगभग इन लोगों ने 1000 ईसा पूर्व तक आगे आते जो है वो अपना अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया। और ये जो पीरियड है 500 ईयर्स का, इसीलिए इस पीरियड में इनका जो मुख्य काम था वो युद्ध करना, और युद्ध कर करके अपना विस्तार करना, अपना एक्सपेंशन करना। तो इस ग्राउंड पे हम लोग एक्सपेंशन ऑफ आर्यन को आज के इसमें पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, हमको प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाना है। इसका मुख्य परीक्षा जो इनका हिस्ट्री होगा उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इसको उसी को फोकस कर रहे हैं कि आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट में या जीएस में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग इसमें टच करेंगे। तो रिंग मैजिक का जो पीरियड है कि इस पीरियड में साहब कहाँ वो लोग थे, किस क्षेत्र में वो लोग बसे, तो इसके लिए एक शब्द आता है और वो शब्द है सप्त सैन्वा। अब सप्त सैन्वा कौन क्षेत्र है? तो ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसी से हम लोग को पता ये चलता है कि सप्त सैन्वा की जो पहचान होती है वो नदियों से होती है। किससे होती है? नदियों। यानी ये नदियां जहां पाई जाती थी उन्हीं नदियों के तट पर या उन्हीं नदियों के इलाकों में आर्यों का आरंभ में प्रवास हुआ, आगमन हुआ, माइग्रेशन हुआ, और वो लोग यहाँ रहने लगे। तो वो 7 नदियों के नाम हैं, जिसमें 5 नदियाँ जो हैं वो पंजाब की हैं और बाकी नदियाँ जो हैं वो अफगानिस्तान की हैं। तो उन 5 नदियों का जो पहचान होता है उसमें सबसे पहला नाम है सिंधु का, उसके बाद दूसरा नाम है सरस्वती का, तीसरा नाम जो है वो वितस्ता का है। वितस्ता को आज हम लोग झेलम करते हैं।
पुरुषनी का, पुरुषनी को हम लोग वर्तमान में रावी बोलते हैं। उसके बाद नाम है अस्किनी का, अस्किनी को हम लोग वर्तमान समय में चिनाव बोलते हैं। उसके बाद नाम है शतुद्री, शतुद्री को हम लोग शतलज बोलते हैं। उसके बाद नाम है विपाशा, विपाशा को हम लोग वर्तमान समय में व्यास बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये 7 नदियां हैं। तो इन 7 नदियों को आप देखिए तो ये सभी के सभी जो है वो पंजाब के क्षेत्र में। तो पंजाब ये भारत वाला नहीं, जिस समय का पंजाब की बात हो रही है उस समय वर्तमान पाकिस्तान में जो पंजाब है और जो वर्तमान भारत में, ये दोनों मिला करके जो पंजाब का क्षेत्र था उसको, और ऊपर का जो कश्मीर का क्षेत्र है इसके भी बहुत सारे भाग इस पंजाब के अधीन थे। ये पंजाब बहुत बड़ा था। क्लियर? हरियाणा वगैरह जो अभी आपका है वो सब उसमें उस समय शामिल था। तो ये बड़ा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा और नदियों का भी विवरण मिलता है। तो और नदियों में जो है कुंभा का है, कुंभा का यानी काबुल, आज के दौर में कहा जाता है। दूसरा है कुरमुक, ये अफगानिस्तान में कुर्रम नदी है। उसके बाद है सुवास्तु, ये जो है वो स्वात नदी है, आज के समय में कहा जाता है। ये जो 5 नदियां हैं, ठीक है, ये जो 7 नदियां हैं, इनका क्षेत्र जो है पंजाब है। तो पूरा पंजाब सप्त सैंधवा हो गया। इसके अलावा है कि इन 3 नदियों यानी कुंभा, कुरमू, स्वास्तु जो कहाँ है ये, तो ये आपको अफगानिस्तान में, तो यहां भी इनका विस्तार था। तो सप्त सैंधवा और उससे कुछ बढ़ा हुआ भाग। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन बड़ा आजकल टेक्निकल पूछ रहा है। खाली सप्त सैंधवा का रटे रहिएगा। और आरंभिक कार्यों का विस्तार कहाँ था? नंबर 1 सप्त सैंधवा, नंबर 2 सप्त सैंधवा और अफगानिस्तान, नंबर 3 सप्त सैंधवा और गंगा जमुना दोआब, नंबर 4 इनमें से किसी में नहीं। तो जो ट्रेडिशनली पढ़ाई कर रहे हैं, बात को समझिए, तो वो एक बार देंगे और मार के समझेंगे कि सही हो, है ना। जो ये सब छोटी छोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, 1 नंबरिया जिसको बोलते हैं, या जो साहब बिना सोचे समझे प्रैक्टिस सेट बनाते रहते हैं कि इसका ये आंसर हो गया, तो ये सब में प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वो मिसगाइड ऐसे कर सकता है। अब इसके बाद यहीं पर अंत नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद जो वर्णन है, आप इसको ऐसे नंबरिंग से ये कीजिए, एक नंबर का मामला ये हो गया, ये 2 नंबर का मामला हो गया। अभी हम लोग ऋग्वेद में विस्तार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक तीसरा मामला है जो आमतौर पे आप लोग माइनस कर देते होंगे देखने में, वो है अज, चिच्छु, बोलिए ना, जाइए, और निग्रु। ये ट्राइब्स थे। ये क्या थे? तीनों ट्राइब्स यानी जनजाति। और ये रहते कहाँ थे? तो गंगा जमुना द्वार, गंगा जमुना द्वार। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ऋग्वेद में क्या रहा है कि इस पीरियड में, जो ऋग्वेद का पीरियड आपको है 1500 से लेकर 1000 तक, तो इस पीरियड में इनका विस्तार इन क्षेत्रों में हुआ। सप्त सैंधवा का नाम इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इससे विस्तृत क्षेत्र, इससे विस्तृत क्षेत्र का मतलब हुआ नंबर 2 और नंबर 3। ये टेक्निकलिटी है इस टॉपिक में, क्लियर।
अब देखिए इससे सफर और आगे बढ़ा, इतना तक समझ में आ गई बात? बोलिए ना। अब देखिए इसके आगे कि ये जब बस गए तो इसमें कुछ नाम मिलता है कि आरंभ में ये लोग जो है कुछ ऐसे इसको समझिए कि ये लोग जब गंगा जमुना के तट पर आए तो पूरा जितना क्षेत्र था उसके लिए एक नामकरण रखा, ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश ये नामकरण है। एक नामकरण यह हो गया सप्तसंध्या। सप्तसंध्या का मतलब कि 7 नदियों के अधीन देश। अब उससे जो आगे बढ़ रहा है, कहा गंगा जमुना द्वार तक, तो कह दिया क्या, ब्रह्मर्षि देश। ठीक है। अब एक और विस्तार होता है, ये नंबर 2 में आप मानिए और नंबर 3 में, कि हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक, फिर इनका विंध्याचल एक पर्वत है जो आपको महाराष्ट्र में या और उसके नीचे पड़ता है, हरियाणा दिल्ली में, वहां तक इनका विस्तार हुआ और उसको इन लोगों ने मध्य देश नाम, यानी सप्तसंध्या तक जब वो लोग रहे कि 7 नदियों तक, यहाँ तक तो सप्तसंध्या कहा। उससे आगे बढ़े गंगा जमुना द्वार तक तो ब्रह्मर्षि देश कहा। उससे उत्तर और दक्षिण, ये तो पूरब में विस्तार किया गंगा जमुना द्वार में, उत्तर और दक्षिण में विस्तार किया तो उसको मध्य देश कहा। ये सारे विस्तार कब हुए? ऋग्वेद का। कोई कंफ्यूजन साहब? बोलिए, आगे बढ़े। अब देखिए लेटर वैदिक के एक्सपेंशंस क्या है, तो इसमें एक आख्यान अकाउंटेबल, क्या अकाउंटेबल है? आख्यान। डू यू नो आख्यान वर्ड? आख्यान का मीनिंग स्टोरी, एक वैदिक स्टोरी, एक वैदिक आख्यान, और उस आख्यान का नाम है एक ऋषि का नाम भूल रहे हैं, राहु में उसका चेला था, क्या याद है किसी? ऋषि वशिष्ठ ना? ना? अच्छा चलिए इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट करके समय बताते, बीच में आ जाएगा तो लिख देते वहाँ। इस आख्यान में कहा गया है कि सरस्वती नदी के तट पर राहु का उसका चेला था। विश्वामित्र। अच्छा विश्वामित्र मान के चलिए, ऋषि वशिष्ठ, नहीं वशिष्ठ। अरे चलिए इसको हम कंफ्यूज मान के चलते हैं, ठीक है, बाद में हम सब कुछ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप गलत मान के चलिए कि ग्यारहवीं या कैसे? हाँ, तो ये जो ऋषि वशिष्ठ थे ये रावी के तट पर निवास करते थे, सरस्वती के तट पर निवास करते थे, और इन्होंने घृत का नाम दिया, और इसके पूर्व में अग्नि को धारण किया, मुंह में अग्नि धारण किया
और घृत का नाम लिया। घृत का मतलब हुआ चलो, ठीक है, घृत का मतलब क्या हुआ, चलो। तो जैसे ही घृत का नाम लिया तो इनके मुंह से अग्नि निकली और ऋषि वशिष्ठ और उनका शिष्य जिसका नाम था राहु गर्ग, ठीक है, ये भी इस अग्नि के पीछे पीछे चले, ठीक है। और ये अग्नि सब कुछ जलाता हुआ, सब कुछ जलाता हुआ सदा नीरा, उस समय जो वैदिक टेक्स्ट मिलता है नाम नदी का सदा नीरा, इस सदा नीरा को वर्तमान समय में गंडक के रूप में पहचान की गई बिहार में। तो सरस्वती नदी से लेकर के गंडक नदी तक पूरे जंगल को जलाती चली गई। कौन? अग्नि। वशिष्ठ के मुंह से निकली, शायद वशिष्ठ ही सही है, बार बार आ रहा है इसका मतलब वही हो। तो वशिष्ठ के मुंह से निकली और सरस्वती नदी के बाद जितना जंगल था वो सब जलाती हुई आगे बढ़ती चली। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहे, आपको संदेह पैदा होगा कि सर ये सब धार्मिक वाक्यों को आप इतिहास में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये उचित है? तो इसमें एक सेंटेंस कहना चाहते हैं कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ है वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये अपने आप में एक वास्तविकता है। लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों के कोई आख्यान, कोई व्याख्या एप्रोप्रिएट लगे किसी समय के लिए, तो उस व्याख्या को इतिहास के सोर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले जिसका वर्णन हम लोग पूर्व के क्लासों में देखा कि उत्तरी कालीपालिश मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, ये इसी क्षेत्र में मिले हैं जिस क्षेत्र में वैदिक आख्यान के मुताबिक वशिष्ठ जंगल को जलाते हुए गंडक नदी तक पहुंचे। तो चूंकि पुरातत्व प्रमाणित कर रहा है, इसीलिए वो धार्मिक व्याख्या इतिहास पर। तो इस तरीके से मित्रों अंततः ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल तक जो आज थे वो गंडक नदी तक पहुंच गए। तो दैट्स ऑल, यही एक्सपेंशन ऑफ आर्यन के बारे में आपको जानना था। जल्दी देखिए क्योंकि 4 रैंक की सब्जेक्ट है इसको। हाँ, पेज वही, मतलब कहने का मतलब कोई लिख रहा है तो बोलिए, 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ, बढ़ा दें। अब देखिए दूसरा, ये तीसरा टॉपिक हमने वैदिक के बारे में, वैदिक काल के बारे में। हम सिस्टम से चल रहे हैं आपको कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर चीज़ एक एक चीज़ से। अब देखिए अगला जो टॉपिक हम आपसे उठा रहे हैं वो है वैदिक राजनीतिक जीवन, कुछ भी स्थिति, जीवन, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश लिख देते हैं वैदिक पॉलिटिकल लाइफ। अब देखिए साहब, इसको भी हम लोग 2 खंड में बांटेंगे, है ना, तब जाकर के पूरा एक टेक्स्ट पूरा होगा। तो इसमें पहला आपको हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक के जो राजनीतिक जीवन था क्या था, इंग्लिश में नहीं लिख रहा है, कर लीजिए। दूसरा जो है उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति क्या था। तो जहां तक ऋग्वेद की बात है तो इस पर हम आते हैं कि कैसा था। तो जो ऋग्वैदिक टेक्स्ट में जो विवरण मिलता है कि इस समय तक जो आर्य लोग थे वो घुमंतु थे, यानी नोमैडिक थे, कोई घर बना करके नहीं रहते थे, कोई
इनका गांव नहीं था और सिर्फ युद्ध करना ही इनका काम था। जहां जहां लोग रहते थे, यहाँ के स्थानीय लोग जिसको दस्यु बोलते थे, तो इनका संघर्ष जो है दस्यु से। ये जो नोमैडिक थे कि नोमैडिक पीरियड में इनका संघर्ष जो है वो किससे हुआ? दस्यु से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, किताब में दास और दस्यु दोनों शब्द मिलेगा। तो दास, दीवो दास, ये आर्स थे, तो आर्यों के नाम के आगे भी दास लगा हुआ है, लेकिन दस्यु जो है वो आर्यों के नाम के आगे नहीं लगा हुआ। और वैदिक टेक्स्ट में, ऋग्वेद में दस्यु हंता का बहुत जगह पर वर्णन, यानी दस्यु को मारो। तो दस्यु यहाँ के मूल निवासी थे और उनका संघर्ष जो है इन्हीं लोगों से हुआ। तो जैसे जैसे अभी जो विस्तार बोला, लड़ाइयाँ होती गई, क्षेत्र जीतते चले गए, वो लोग आगे बढ़ते चले गए और अंत में गंडक नदी तक पहुँच करके जो है वो अपना विस्तार कंप्लीट कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो ऋग्वैदिक इनका पॉलिटिकल सेटअप था, उस पॉलिटिकल सेटअप में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका घुमंतु जीवन था और इनका संघर्ष स्थानीय लोगों से, जो दस्यु के रूप में ऋग्वेद में उल्लिखित है, उनसे इनका होता आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अस्थायित्व इनके जीवन में नहीं। तब पॉलिटिकल सिस्टम कैसे उभरा वो जानिए। तो इन लोगों का जो राजनीतिक इकाई था, यूनिट था, उसको आपको समझना होगा। जो पॉलिटिकल यूनिट था वो सबसे पहले था कुल। कुल का मतलब समझें? परिवार। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऋग्वेद में कुल शब्द का वर्णन नहीं। ऋग्वेद में कुल के जगह पर गृह शब्द का वर्णन। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? कुल का वर्णन नहीं है, गृह का वर्णन, लेकिन लोग पढ़ते हैं कुल। तो इसका जो प्रधान था वो कुलपा कहलाता है। तो ये समाज का भी हेड था और राजनीति का भी हेड। कैसे? कि शुरू में जैसे कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो लोग अपना इलाका छोड़कर भागेंगे तो एक यूनिट उनका परिवार ही ना शुरू वाला होगा, परिवार ही लेकर के भागेंगे। तो मध्य एशिया से ये लोग डिफरेंट एरिया में गए, एक ग्रुप, इनका कुछ ग्रुप भारत में भी आया। तो स्वाभाविक सी बात है कि आरंभ में ये परिवार के डिफरेंट ग्रुप में आए होंगे, रास्ता में दूसरा परिवार मिल गया होगा, तो बातचीत करते हुए आगे बढ़े होंगे। ठीक है? तो ऐसे ऐसे इन लोगों को दस्यु से संघर्ष करना पड़ा होगा। तो संघर्ष से एक परिवार अकेले कैसे लड़ेगा? तो ये भाई हम लोग 4-5 परिवार मिल लो, तो मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अब वो पॉलिटिकल यूनिट हो जाएगा। तो कुल से जो बड़ा इकाई था वो था विश्व, यानी बहुत सा जो कुल मिले, परिवार मिले, गृह मिला, तो क्या बना? विश्व। और इसका जो अधिकारी था विश्वपति था। ठीक है? अब बहुत सारे विश्व मिल गए तो ये बन गया जन। ठीक है? और इसका जो अधिकारी था जन का, उसको बोलते थे गो। तब देखिए यहां पर ध्यान देने योग्य वाला बात है, कहीं कहीं पर पुस्तक में, क्वेश्चंस में क्या राइज करता है कि ऋग्वेद में राजा को क्या बोलते हैं। तो कहीं पर आपको गोप भी मिलेगा, कहीं पर आपको कुलपा भी मिलेगा, कहीं पर आपको विषयपति भी मिलेगा। तो ये क्यों मिलेगा, ये राज समझ में आ गया है? तो अब क्या हुआ कि कोई जो है कबीला बना तो वो सिर्फ परिवार का ही मिश्रण है, यदि छोटा है तो विष बना वो, तो भाई उस विष का भी तो राजा होगा, तो उस राजा को विषपति बोलेंगे। अब बड़ी लड़ाई हुई,
तो बहुत सारे विष मिल गए तो वो जन बन गया। तो जन का जो अधिकारी होगा वो गोप होगा, तो गोप यहाँ पर राजा बन गया। एक और बीच में नाम मिलेगा जो हम छोड़ते चले जा रहे हैं कि ये जो कुल था, इसके यहाँ पर कुल के बाद एक इकाई है ग्राम। क्या चीज? ग्राम। तो इसका हेड होता था ग्राम्य। तो बहुत दिनों तक जानते हैं ग्राम्य भी राजा की भूमिका में रहा। अब बहुत सारे ग्राम मिलकर के विश्व बने, तो उसका राजा का नाम हो गया विश्वपति। बहुत सारे विश्व मिलकर के जल बने, तो उसके राजा का नाम हो गया गोप। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता ये था कि जो राजा होता था, ये सभी के सभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑल ऑफ देम आर राजा। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल जो है ऋग्वेद में नहीं हुआ है, उत्तर वैदिक का नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि ऑल ऑफ देम आर किंग्स एज ए किंग। इस ढंग से नहीं पढ़ने का परिणाम ये होता है कि कभी विश्वपति बोल दिया, कभी गोप, तो भाई किसको हम राजा माने ऋग्वेद का? तो उस विवाद को इस ढंग से अपने मस्तिष्क में आप ये कीजिएगा तो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कि जहां तक अब राजा बन गया, शासन कर रहा है, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ एक, कि अपने लोगों की रक्षा करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसका निर्वाचन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे कबीला करता था कि मेरा राजा कौन होगा। जो राजा यानी कुलपा, ग्रामी, विश्वपति या गोप सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करने में सफल रहता था, तभी तक वो राजा माना जाता था, अन्यथा उसको हटा दिया जाता। तो इसके बदले में लोग उसको देते थे कुछ। ठीक है? तो एक प्रकार से आप कर मान लीजिए, टैक्स। तो ये एक्चुअली में टैक्स नहीं था। टैक्स का ये अर्थ ये होता है कि जब लगा दिया गया तो आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो दंड के भागी। तो यहाँ ऐसी बात नहीं थी। तो उस कर को जो है वो बलिभृत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलिभृत। और ये क्या था बलिभृत? तो ये स्वेच्छा कर था, यानी जबरदस्ती नहीं था कि आपको देना ही, दे भी सकते हैं और नहीं भी। और ये आम तौर पे वस्तु के रूप में होता था, साग, सब्जी, अनाज। ठीक है? उस रूप में जो है इसको स्वेच्छा कर के रूप में दिया जाता था। अब अधिकारी का भी वर्णन मिलता है। तो अधिकारी में 3 नाम का वर्णन मिलता है। एक था पुरोहित, और दूसरा था सेनानी, और तीसरा था ग्राम। इसमें पुरोहित का ये अधिकारी थे किसके? कोई भी होगा, ये सब जितना में से कोई, तो उसके साथ 3 होंगे। कौन कौन? पुरोहित, सेनानी और ग्रामी। तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामी के काम क्या थे? इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो पुरोहित था। पुरोहित के 2 काम थे। ये सब बाइफ्रिकेट करके यहाँ बैठाइए। हम आपको जो तैयारी करवाना चाहते हैं वो सिर्फ एक परीक्षा को दृष्टिगत रख करके नहीं, एक आधारभूत अध्ययन है, बेसिक स्टडी है। ठीक है? पीटीवी का है, इसका अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे कहीं भी कर सकते हैं, और पढ़ाई बार बार नहीं होगी। तो इस एंगल से जल्दी में भी चल रहे हैं कि आपका परीक्षा भी कंप्लीट हो जाए, समय से सिलेबस कंप्लीट हो, प्लस कोई चीज़ छूटे भी नहीं, इसका भी ध्यान। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जो पुरोहित था इसके 2 काम थे। पहला काम था कि राजा के लिए पूजा करना, और दूसरा काम था कि युद्ध भूमि में उपस्थित रहना। एक तो पूजा हो गई, ईश्वर आराधना, ईश्वर से वर ले लिया कि तुम ही जीतोगे। लोग हंस रहे हैं इस बात पर हमारे, लेकिन उसका जो है एग्जाम्पल देते हैं
कि दशरथ युद्ध में क्या हुआ। 10 जन एक तरफ थे, भरत कबीला एक तरफ था, 10 जन के पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे, ठीक बोल रहे हैं ना, और भरत कबीले के पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे, पता है क्या, और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऑल ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप प्यार से पढ़ रहे हैं तो ये सब आपकी ऑब्जेक्टिविटी दिमाग में बनती चली जा रही, वहां क्लिक करेगा। और अगर कहिए तो सनातनी विचारधारा के अनुसार वशिष्ठ विश्वामित्र इसलिए हार गए कि वशिष्ठ से निम्न कुल के थे, यानी क्षत्रिय थे, और वशिष्ठ की इबादत को या दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। इसीलिए भरत अकेला रहने के बावजूद भी 10 जनों से जीत गया। तो हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि पुरोहितों का ऋण वैदिक पीरियड में महत्व था। ईश्वरीय आराधना के माध्यम से जिसके पास ईश्वर शक्ति पहुंच गई वो जीतता था। तो ये दशरथ युद्ध में हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा यही नहीं, युद्ध भूमि में भी वो लड़ता था। तो पुरोहित की 2 भूमिका, ये सिर्फ ऋग्वेद में मिलता है, बाकी हर दौर में पुरोहित हुआ करता था, लेकिन वहां इसकी भूमिका जो थी वो नहीं थी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरा जो था सेनानी, ये का तो युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करना, यानी एज ए सेनापति, ये भी सिर्फ अभी तक ही है। बाकी आगे के पीरियड में आप देखिएगा तो जो सेनापति होता था वो राजा खुद होता था, या सेनाध्यक्ष जो होता था उसका काम युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करना नहीं होता था, बल्कि सेना का रख रखाव करना होता था। तो ये भूमिका यही से सेनानी का शुरू हुआ। और ग्रामणी जो था ये सेना का नेतृत्व करने वाला था युद्ध, क्योंकि हर ग्राम का एक टोला बना कर करके लड़के लोगों का एक ग्रामीण संगठित रखता था और उसके बाद युद्ध लड़ा जाता। ठीक है, इस अधिकारी के अलावा ये तो प्रमुख अधिकारी थे। इस सेनानी और ग्रामीणी का अर्थ ये हुआ कि सेनानी जो था वो सेना की देखभाल करता था, युद्ध के मैदान में भी रहता था, और जो ग्रामीणी था वो ग्राम के सेना को संगठित रख करके नेतृत्व, यानी ये ग्रामीणी सेनानी के अधीन होते थे। ग्रामीणी अपने ग्राम का सेना का नेतृत्व करता था और सेनानी जो था पूरे होल सेना का नेतृत्व करता था। क्लियर? और ये चीज आगे नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। एंशिएंट में और आगे बढ़िएगा तो जो सेनाध्यक्ष होता था उसका काम सिर्फ सेना का रख रखाव और बहाली करना, प्रशिक्षण देना, ये सब था। असल सेना का नेतृत्व करता था युद्ध में राजा स्वयं या राजकुमार या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ये बताना चाह रहे हैं, आप समझ गए? इसके अलावा रत्निन का वर्णन मिलता है। किसका? रत्निन का। आप मान लीजिए कि अधिकारी से नीचे के पोस्ट का आदमी, इसमें सूत, सूत, रथकार और कम्मादी, ये 3 नाम मिलते हैं, लेकिन इसके और राजा सहित कुल 12 संख्या थी। कितनी संख्या थी? अन्य नाम जो मिलते हैं उसमें अस्पष्ट, थोड़ा दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। क्या चीज? अस्पष्ट। ये क्या था? तो ये गुप्तचर था। वराजपति, ये क्या था? तो गोचर भूमि का अधिकारी था। बता रहे हैं सर, हम आपसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, वराजपति और अस्पष्ट। तो राजा
स्पष्ट इसलिए लगता था कि देखता था कि मेरे खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा है, या दूसरा कबीला वाला कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए गुप्तचरी करवाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट का अधिकारी था व्राजपति। व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी का मतलब ये हुआ कि इन लोग की अधिकांश लड़ाइयाँ जो होती थी वो किस लिए होती थी? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप क्या जवाब देंगे? गायों के लिए उनकी अधिकांश। इसीलिए युद्ध के लिए शब्द ही इस्तेमाल किया गया गवेषणा। तो कोई जन जो है शक्तिशाली माना जाता था तभी जब उसके पास ज्यादा गायें होती। तो ये लोग तो चलते थे, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो जहाँ पहुँचते थे वहाँ गोचर भूमि यानी एक भूमि को घेर लिया जाता था और घेर करके वहाँ जानवरों को रख दिया था। इसका मतलब वो आरंभिक आर्यों का ट्रेजरी था, कोष, एक्सचेकर। तो ये जो व्राजपति था वो एक्सचेकर का अधिकारी था। जी ऐसे भी क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है जो किताबों में नहीं। तो जहाँ पर इस तरह का चीज उभर सकता है प्रश्न के रूप में, तो वहाँ पर आपको हम इंगित करते हुए चल रहे हैं। क्लियर? और आगे बढ़े आगे। अब देखिए ये हमने पूरा विवरण आपको दे दिया। अब आते हैं कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ऐत्रेय ब्राह्मण से हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि इस समय तक राजा का उदय हो चुका था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ये जो नामकरण है ये चेंज हो गया। अब बजाते तौर पे राजा की उपाधि मिलने लगी। इसीलिए राजा की उपाधि मिलने के परिणाम स्वरूप राष्ट्र शब्द भी पहली बार ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रयोग हुआ और उत्तर वैदिक काल में इस्तेमाल हुआ। बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां जो जन था, ये जो जन इकाई थी, ये उत्तर वैदिक काल में कन्वर्ट होकर के क्या हो गई? जनपद, यानी बड़ी इकाई। यही जनपद आजकल हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। यानी आज का अगर तुलना कीजिए आज से, तो आप मानिए कि उस समय जो डिस्ट्रिक्ट था वही आर्यों का अस्थायी निवास हो गया और आर्यों का एक एक देश था और उसके अलग अलग राजा थे। और फिर जोड़ दे, वो इस पीरियड की बात नहीं है। जब वैदिक पीरियड खत्म होगा तो यही जनपद कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? महाजनपद। तो 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे। फिर यही 16 महाजनपदों का एकीकरण होगा नंदों के द्वारा। तो नंद चक्रवर्ती की उपाधि धारण नहीं करेगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती की उपाधि धारण करेगा और ये महाजनपद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साम्राज्य। तो जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस वैदिक पीरियड में शुरू हुआ, उसका अंत आपको होता है मौर्यन पीरियड, साम्राज्य के। एक पूरा खंड है मेंस का, इस पर मेंस का अलग से क्वेश्चंस आता है। तो जिनका ये कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए ये प्रश्न बहुत आसान है, और जिनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए सिर्फ टोइया लगाना होगा, मछली पकड़ना होगा, कहाँ पर क्या लिखे। और सिर्फ इतना आप बात को जानते हैं तो आप आराम से 200-250 वर्ड में लिख सकते हैं और 600 वर्ड में लिख सकते हैं। तो अगर सचेत रहेंगे क्लास में तो आप मेंस की भी तैयारी की मानसिकता जो हम बनाते हुए। तो ये हो गया जन, यानी जनपद बन गया। अब देखिए राजा जब हो गया तो फिर इसमें एक चीज छोड़ दी है जिसको यहाँ टैकल करेंगे, पकड़ेंगे। तो वो हो गया ये कि राजस्व प्रणाली बजाते तौर पे उत्तर वैदिक काल में राजस्व प्रणाली का विकास हुआ। यहां नहीं हुआ था, ये स्वेच्छा करता, दिए नहीं हुआ।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व प्रणाली का यूज होगा, रेवेन्यू सिस्टम। तो राजस्व प्रणाली का उदय हो गया। इसमें 3 अधिकारियों का नाम मिलता है हम लोग को इस राजस्व प्रणाली में। भाग दुंद, सन्निधाता और गोभीकर्ता। अब देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसके एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा कोडिंग करके अपने दिमाग में रखिए तो हमेशा सही होगा आपको। आमतौर पर ये बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, आमतौर पर जीएस वगैरह का। भागदुंद क्या करता था? तो कर संग्रह करता था। ये टैक्स जो इम्पोज होता था उस टैक्स को यो लेता था, ठीक है। सन्निधाता क्या करता था? तो कोष का नियंता था। कोष का नियंता बहुत टफ बोल दे रहे हैं, उसको आसान कर देते हैं, देखभाल करने वाला। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन से इट इज ट्रेजरर, यू कैन से दैट इज कलेक्टर, ठीक है, समझने के लिए। अगर भागदूत को बोलिए नहीं, हंसिए नहीं साहब, आ जाता है बहुत जगह पे। बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते बहुत सारे प्रश्नों से पाला पड़ा, इसलिए आपको लाभ होगा कि आपको कोई धोखा नहीं देगा, हम बहुत धोखा देंगे। तो इसको कलेक्टर मानिए और इसको क्या मानिएगा? ट्रेजरर, याद करने का तरीका है। और ये गोभीकर्ता क्या था कि जो भी पैसा कौड़ी आए ना तो उसका लेखा जोखा रखता था, ठीक है। तो लेखा जोखा का मतलब क्लर्क था ये सभी चीज, मुंशी जी आप कह सकते हैं, जो भी अपना नाम दे दीजिए। तो ये 3 अधिकारी उत्तर वैदिक काल में उभर कर करके सामने आए। अब देखिए, हमको बहुत लंबा सफर तय करना, आज की क्लास में जितना खत्म हुआ करेंगे। अब देखिए, एक नाम मिलता है सभा, ठीक है, समिति, विदर्भ और गण। इसका नाम सुने हैं कभी? सभा, समिति, विदर्भ और गण का ये जो थी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। हम समझाते हैं, ये सबसे प्रथम संस्था है। और ये दोनों जो था ये लोकप्रिय संस्था थी। देखिए साहब, ये सब जो नामकरण हम दिए प्राचीन, प्रथम, लोकप्रिय, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं। कहीं भी पुस्तक में इस तरह के नाम का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यदि इसको इस ढंग से नहीं समझाया जाए तो फिर सभा, समिति, विदर्भ और गण हमेशा कंफ्यूज रखेगा। तो उसमें समझने वाली बात आपको ये है कि गण को जो हमने लिखा प्रथम, मतलब जिस समय आर्य लोग एक पॉलिटिकल पावर के रूप में अपने आप को उभार रहे थे, यानी परिवार के स्तर पर, तो उस समय इस संस्था का उदय हुआ। तो परिवार में भी आगे बताएंगे 3 पुश्तों तक साथ में लोग रहते हैं। तो 3 पुश्त का मतलब आप मान के चलिए 3 फैमिली। अब 3 फैमिली एक आदमी से बना। अब मान लीजिए जो एक आदमी था वो मर गया, तब तो तीनों का मुखिया बरोबर हो गया, मतलब समान एज वाला, सब भाई हो गए। तो इसमें तो हेड चुनना पड़ेगा, तब 3 परिवार साथ चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस समय गण बना। फिर बाद में डिस्ट्रॉय हुए तो आवश्यकता नहीं रही, इसलिए गण का कोई विवरण नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है। काहे? ये आरंभिक था, प्रथम था। और विदर्भ ये सबसे प्राचीन था, तो इसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, यानी गण के बाद ये बना।
फर्स्ट पॉलिटिकल यूनिट ऑफ आर्यंस। लेकिन जिस संस्था ने, जिस ऑर्गेनाइजेशंस ने आर्यों को बहुत मदद किया वो सभा और समिति। इसलिए विदर्भ और गण का विवरण किसी भी किताब में नहीं मिलेगा ज़्यादा, सिर्फ ये था कि ये प्राचीन थी, प्रथम थी, यही सब शब्द मिलेगा। प्राचीन प्रथम का अर्थ क्या होगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। और सभा समिति के बारे में पूरा वर्णन होगा। तो रिंग वैदिक पीरियड में सभा और समिति जो है वो अलग अलग भूमिकाओं में, रिंग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जो है अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे हैं। वो अलग भूमिकाएं क्या थी वो जानिए। सबसे पहले ऋग्वेद में बताते हैं। ऋग्वेद में सभा एक ग्रामीण संस्था थी। एक गांव का जो प्रतिष्ठित, अवयोवृद्ध, पैसा वाला आदमी होता था वो सब के सब सभा के सदस्य होते थे और ग्रामीण प्रशासन की जो है वो देखभाल करता था। और समिति क्या था? तो ये केंद्रीय संगठन था। इसका काम था राजा का चुनाव करना, ऋग्वेद का। और राजा जो है इस 6 बजे छोड़ देना है ना, एग्जैक्ट आप बोल रहे हैं। तो राजा जो है वो इसका समर्थन प्राप्त करने के आकांक्षी रहता है। किसका? समिति। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में परिस्थितियां बदल गई। क्या बदली? कि उत्तर वैदिक कालीन शतपथ ब्राह्मण में जो विवरण मिलता है उसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। क्या पुत्रियां? 2 पुत्रियां। प्रजापति कौन हुए? तो राजा को कहा गया प्रजापति, यानी प्रजा, पीपुल, पति यानी हस्बैंड। जो पीपुल का हस्बैंड हुआ तो वो राजा हो गया। पत्नियां अपने पतियों को क्या बोलते हैं? अरे मेरे राजा। मेरे नाना इंतकाल कर गए थे तो अपना अनुभव बता। मेरी नानी पहली बार बहुत छोटे थे हम, तो बड़ा हमको awkward लगा था। तो आप भी सुनिए। तो अरे मेरे रजवा कैसे मर गया, कैसे रोती थी। तो वो सेंटेंस हमको आज तक याद है कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही राजा हो। इसको कोई अन्यथा अर्थ मत लीजिए, बढ़ाने का तरीका अलग अलग है अपना। तो प्रजापति का मतलब कि राजा। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन? एक समिति और एक सभा। इसका मतलब ये हुआ कि जो समिति, जो सभा ग्रामीण थी अब उसके रूप में परिवर्तन हो गया। सभा, समिति वही रही, एक केंद्रीय संस्था रही जिसमें सभी लोग उपस्थित होते थे। और सभा अब न्यायालय बन गई। जो वयोवृद्ध लोग होते थे वो इसमें, चूंकि अब एक्सपेंशन ऑफ आर्यन हुआ उत्तर वैदिक काल में, तो उससे झगड़े भी बहुत हुए। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके न्याय निर्णय के लिए जो है वो सभा के रूप को, जो एक ग्रामीण संस्था थी, उसको न्यायपालिका के रूप में कन्वर्ट किया। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा है। अभी भी आपको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बाकी है। अब आपसे इजाज़त ये लेना है कि इसको 10 मिनट में तीनों को ख़त्म कर दें, या इसके लिए अलग क्लास का आयोजन करें। ठीक है? तो उसमें अब नहीं होगा। तो अब इस क्लास को ऑफ करते हैं। आप लोगों ने इतना सहयोग किया पढ़ने में, उसके लिए धन्यवाद।